हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमएडी फिजिक्स 2.0। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार और आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी कैरी ऑन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि फोर्स ऑन कैरिंग करंट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने कंप्लीट फिनिश किया था। बहुत बढ़िया, अच्छा। उसके बाद में हमने कुछ इसकी एप्लीकेशन बताई कि पैरेलल वायर जो हैं, दो पैरेलल वायर इनफाइनाइट लेंथ के, उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना था वो हमने कैलकुलेट किया। 1 एम्पीयर की डेफिनेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। इतना किया था जी, बिल्कुल इतना ही किया था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे आज उसी में फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि अपने पास कोई कोयल दे दिया जाए, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोई कोयल दे दिया जाए या वायर दे दिया जाए, वायर की कोई कोयल दे दिया जाए और उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, मतलब अभी बताएंगे आपको। कि मान लेते हैं, कोयल का मतलब समझते हो, रेक्टेंगुलर कोयल एक वायर है, या तो उसमें सिंगल टर्न हो या एन नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, जनरलाइज कर लेंगे। उसके ऊपर जब टॉर्क कितना लगेगा, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे और करंट प्रोवाइड करवाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। देखिए, पहले तो हम छोटे से डिस्कशन लेते हैं, छोटा सा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कल जो हमने कराया था उसी के फर्दर हमने देखा था कि कल जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो फोर्स आता है वो फोर्स कितना आया था, वो फोर्स कितना आया था, यदि आपको ध्यान हो तो वो आया था आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फोर्स आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। एल वेक्टर क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उस फोर्स, उस वायर पर लगने वाला फोर्स है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब एक बात बताइए, क्या एक और जो इसका अगर अपन जो दूसरा जो फॉर्मूला हमने जनरल दो फॉर्मूले हमने बताया था, एक तो ये आपको याद रखना था, दूसरा हमने बताया था कि क्या आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या ये भी सही बात है क्या जी, बिल्कुल। हमने बताया था स्मॉल एलिमेंट जो है डीएल वेक्टर है, ठीक है, ओके, ये अपने पास था। अब देखो, मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कोई वायर रखा हुआ है जी, बिल्कुल। हमने कल किया था, हमने बताया भी था, मान लो कोई एक वायर है ऐसे, ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है, ये L3 लेंथ है। तो जो अपने पास जो L1 बनेगा, ये मान लेते हैं L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है और ये L3 लेंथ है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब देखो, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है इस वायर के ऊपर, इस वायर पर फोर्स कैलकुलेट करना, तो क्या मैं इसे बोल दूं कि इसके ऊपर निकाल लो, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर उनका जोड़ दूं, ठीक है। तो एफ वेक्टर जो नेट जो फोर्स होगा, क्या इंटीग्रेशन, क्या मैं ए से बी कर लूं, फिर बी से सी कर लूं, सी से डी कर लूं, तो ए से बी में जाएंगे, तो क्या ए से बी में मैं बोलूंगा कि भैया करंट तो आई है, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जी, बिल्कुल सही लगा, अच्छा लगा। प्लस बी टू हम क्या कर देंगे, सी कर देंगे, बहुत बढ़िया। प्लस क्या कर देंगे, सी से डी कर देंगे, ठीक है। अब देखो, डीएल 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 आई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन है, बट the direction of displacement vector is along the plane and this is and the direction of magnetic field is perpendicular inward to the plane, तो 90 डिग्री है, थीटा 90 है, तो डीएल हो जाएगा L1 L2 L3। तो नेट जो फोर्स आया था वो कुछ इस प्रकार से आया था, क्या कल मैंने बताया था कि L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर इनटू बी कैसे लिख सकते हो जी, बिल्कुल। और L1 L2 L3 का जो रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, क्या ये आएगा L इफेक्टिव। तो क्या ऐसे बोला था क्या, L इफेक्टिव इंटू बी वेक्टर, ये आया था। अब यदि मान लो कि कोई कोई, ये तो चलो एक एग्जांपल हमने किया था कल,
मान लो कि इसी मैग्नेटिक फील्ड में इफ वी पुट ए रेक्टेंगुलर कोयल रख दूं, ये वाली कोयल रख दूं, ठीक है, और इसमें मैंने करंट फ्लो करवाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स निकालने के लिए अच्छा एक बात देख लेते हैं कि ये जो वायर है ना ये बहुत क्लोज है, ठीक है, ये बहुत क्लोज है, ऐसे करंट हो रहा है यहां से, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं फोर्स निकालना चाहूँ ना आइडियल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मान लो मैं यहां से चलूंगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, यहां से जब मैं चलूंगा ए से बी तो L1 वेक्टर, फिर L2 वेक्टर, फिर L3 वेक्टर और L4 वेक्टर। फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ए पर ही आ गया क्या? मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर 0 हो गया। समझ रहे हो? इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया चलना और उसी पॉइंट पर आप वापस लौट गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी एल वेक्टर है, लेंथ का जो वेक्टर है, जो एल इफेक्टिव जो आता है वो 0 हो गया, तो यहाँ पर फोर्स 0 होगा। ये मैं बोलना चाह रहा था कि कोई भी क्लोज रेक्टेंगुलर कोइल को, it can be any shape, it can be any shape, like if you want to calculate the force on a सर्कुलर कोइल हो तो भी फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो भी कितना हो जाएगा? फोर्स 0 हो जाएगा, तो भी फोर्स 0 हो गया। क्लोज कैसी भी शेप का हो, कैसे भी शेप का हो, ऐसा हो कैसा भी हो, फोर्स 0 होगा। क्या टॉर्क भी 0 होगा? ये मुद्दा है आज का टॉपिक का। क्या टॉर्क भी 0 होगा? क्या टॉर्क होगा, क्या कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। टॉर्क और फोर्स तो 0 होता है, अभी देखेंगे, एक एग्जांपल लेके हमने बताया। अब हमारा जो टॉपिक होगा आज वो हम डिस्कस करेंगे कि टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कोइल, ठीक है, इन एन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो टॉर्क हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कोइल, रेक्टेंगुलर कोइल बोल दो, चलो रेक्टेंगुलर कोइल, ये आज का अपना रहेगा टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है जी। देखते हैं, मान लो अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऐसे किया कि एक नॉर्थ साउथ की अपने पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, और अपने पास ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ये अपने पास कुछ इस प्रकार से नॉर्थ साउथ है, ठीक है जी। इसके अंदर एक कोइल रखी है, रेक्टेंगुलर कोइल रखती है, रख दें? बिल्कुल जी रख देते हैं। तो हमने बोला कि कोइल रख दो जी, बिल्कुल हमने रख दिया कोइल, रेक्टेंगुलर कोइल हमने रख दी। इस रेक्टेंगुलर कोइल के ऊपर हमें चेक करना है। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस प्रकार से है, लेट व्हाटएवर डायरेक्शन। चलो ये करंट हो गई। मान लेते हैं कि ये पी शिरा है, पी क्यू आर एस। इसमें हमें निकालना है इस लूप के ऊपर, इस रेक्टेंगुलर कोइल बोल दो, लूप बोल दो, इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, टॉर्क भी निकालना है। जैसा कि आपको पता है यहां पर करंट फ्लो हो रही है जी, बिल्कुल करंट फ्लो हो रही है। मान लेते हैं कि ये वाली जो डायमेंशन है ये हम बोल देते हैं ए, और ये वाली जो डायमेंशन है लेंथ है उसको हम बोल देंगे बी, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ कोइल जो हो जाएगा यानी ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, ए बी हो गया, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो करंट मान लेते हैं आई फ्लो हो रही है, ठीक है, हर एक में आई करंट फ्लो हो रही है।
हमारा मुद्दा ये है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या, कितना लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, कुछ इस प्रकार से। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से होंगी क्या? जी बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से होंगी, बिल्कुल होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से होंगी, जी बिल्कुल होंगी, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से होंगी, ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने रख दिया तो हम निकालना चाहते हैं टोटल फोर्स कितना है। देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं टोटल फोर्स की, तो टोटल फोर्स पहले हम इस वायर पर देख लेते हैं, पीक्यू वायर के ऊपर। पीक्यू वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा ILB साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये तो हो गया इसका एरिया, चलो ठीक है। हम जानते हैं कि जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ILB साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। इस केस में यदि मैं PQ वायर के ऊपर फोर्स देखूं, पहली बात तो डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन होता है L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। पुट योर fingers along the direction of L vector and L vector is considered along the direction of current। तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स रखा, जी बिल्कुल रखा, L वेक्टर। और करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने क्या रख दिया, मोड़ दिया मैंने मेरी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब मैंने कर्ल किया तो अंगूठा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है जी। तो यहां पर लगा फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो वायर के ऊपर फोर्स लगाना है तो ऊपर की ओर फोर्स लगा, समझ रहे, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर की ओर है, बाहर की ओर ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। इस पर देखें तो पुट योर fingers along the direction of current and curl your finger along the direction of magnetic field, then thumb gives the direction of force, ठीक है। तो मैं अंदर की ओर होगा तो यहाँ पर जो होगा वो होगा अंदर की ओर, तो यहाँ पर अंदर की ओर होगा, जी बिल्कुल ऐसे होगा। ये तो बाहर की ओर हमने दिखाया, तो हम इसको अंदर की ओर ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये अंदर की ओर हो गया, बाहर की ओर है ये अंदर की ओर लगेगा फोर्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फोर्स, देखो यहाँ पर जो है थीटा, जो देखें L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L और B के बीच में जो एंगल है ना, L वेक्टर ऐसे है करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा पाई हो गया 180 हो गया, साइन 180 कितना होता है 0। तो यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो क्या, नहीं लगेगा, जी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 0 है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने से फोर्स 0 हो गया, इसके ऊपर भी फोर्स 0 हो गया। इन दोनों आर्म्स के ऊपर तो फोर्स लगेगा नहीं, इनके ऊपर लगेगा। एक ऐसे है परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इसके ऊपर परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो मैं बात करूं कि इस कोइल के ऊपर नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स होता है वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, और यहां पर एक फोर्स मैग्नीट्यूड देखो, यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। यहां पर यदि हम बात करेंगे, इसको बोल देते हैं फोर्स F1 या F2, मान लेते हैं ये F1 है और ये मान लेते हैं F2 है। तो देखो F1 की वैल्यू हम बात करें कि F1 होगा ILB, I तो सेम है, L कितना है B है IBB, और F2 भी सेम है, फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा 0। तो नेट फोर्स 0 होगा, बिल्कुल यही हम कैलकुलेट करना चाहते थे। देखो नेट फोर्स, बाद में हम टॉर्क की भी चर्चा करेंगे, नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन the rectangular, the rectangular coil is 0, is 0, but is the torque also 0? That is our question। तो टॉर्क 0 होगा क्या, टॉर्क होता क्या, पहली बात तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर एक मुद्दा निकला, एक पॉइंट निकला, चलो ठीक है। टॉर्क भी क्या 0 होगा क्या, अजी टॉर्क होता क्या, टॉर्क मतलब रोटेटिंग, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स गिव्स द टॉर्क, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
जब भी दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो और अपोजिट एक्ट कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगी, पक्का करेगी, पक्का करेगी, डेफिनेटली करेगी। दो फोर्स, जैसे मैं बात करूं कि हाँ, जैसे मैं बात करूं, मान लो ये बोतल है, ठीक है। इस बोतल का जो कैप है, ये जो कैप है, ये वाला जो कैप है, इस कैप के ऊपर आप जो क्या करते हो, जब इसको ओपन करते हो तो इसको ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, पकड़ कर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, ऐसे 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 घुमाते हो, नहीं घुमाते, घुमाते। इससे क्या हो रहा है, ये वाली फिंगर क्या कर रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है, और ये वाला अंगूठा किस तरफ, नीचे की ओर, अंदर की ओर फोर्स लगा रही है, बाहर की ओर। तो फोर्स तो इक्वल लग रहे हैं, ठीक है, और अपोजिट है, एक इस तरफ है बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे। तो ये घूमेगा और घूम करके कैप खुल जाती, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे ही होता है टॉर्क में। अब देखो यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, यहाँ पर देखो टॉर्क क्या होगा, देखो हम दिखा रहे हैं इसको हम अच्छे से। ये हो गया इतनी बात, यहाँ पर एनालिसिस करो इसका, इसको बाहर निकाल के लेके आओ। इसको जब बाहर निकाल के लेके आओगे ना, तो ये जो अपने पास क्या है, रेक्टेंगुलर अपने पास क्या है, कोइल है, जी बिल्कुल है। और रेक्टेंगुलर कोइल है, हाँ जी बिल्कुल है। इसके ऊपर फोर्स एक लग रहा है बाहर की ओर, F1 F2 बराबर है ना, तो F ही लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो फोर्स है ना, ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ठीक है, ऐसे। और ये जो फोर्स है ना, ये अंदर की ओर है, लेकिन है इक्वल, है इक्वल। बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी, बहुत बढ़िया, समझ में आया। और करंट कितनी करंट है, आई करंट है, ये वाली करंट आई है, ये वाली करंट आई है, ये वाली करंट आई, ठीक है। और ये अपने पास विड्थ है, ठीक है, ए बी। हम निकालना चाहते हैं टॉर्क। टॉर्क निकालने का सीधा सा तरीका ये होता है कि देखो दो तीन तरीके होते हैं। एक तो टॉर्क जो होता है, जब मैकेनिक्स में हम पढ़ाएंगे, 11th की मैकेनिक्स में हमने पढ़ा भी दिया होगा, नहीं नहीं अभी नहीं आया चैप्टर, प्रीवियस जो अपना जो ओल्ड चैनल है एमिटी फिजिक्स, एमिटी फिजिक्स के ऊपर हमने मैकेनिक्स में ये अपने रोटेशन वाला, रोटेशन चैप्टर अभी आया नहीं, अभी तो पहुंचे नहीं, बहुत बैकलॉग चल रहा है। इस पर डालेंगे, इस चैनल के ऊपर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक मोटा मोटा आप ये सोचिए कि जो टॉर्क है, टॉर्क होता है फोर्स, कोई भी फोर्स, आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी दोज फोर्सेस, सिंपल। टॉर्क यदि हम बात करेंगे, जो टॉर्क है ना, अब के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो टॉर्क है ना, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट, टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन and perpendicular distance, that is important, perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance between those forces, ठीक है। ये है सिंपल। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम दे सकते हैं इसका, ठीक है। तो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर। या हम ऐसे बोलें कि यदि इस डेफिनेशन से जाएं, तो यहाँ पर जो होगा वो आर परपेंडिकुलर एंड फोर्स, ठीक है, यहाँ से देखेगा, अदरवाइज ये अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पर टॉर्क लगे, देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो हमें पता है ना, ये रहा आई बी बी फोर्स है। अब देखो इसको विजुअलाइज अलग तरीके से करेंगे। देखो जब ये जो स्लेब है, ये जो कोइल है, ठीक है, ये जो कोइल है, इस कोइल के ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एक अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक अंदर की ओर लग रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट आएगी, ऐसे है पहले, ऐसे है, अब ये रोटेट करके ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं, समझ रहे हो क्या, यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये ऐसे, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसे घूमेगी, एक जो अपने पास एक लाइन है ऐसे, ऊपर से ऐसे दिखेगी, तो ये ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ये समझ पा रहे हो, देखो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो हम इसका टॉप व्यू लेके चलते हैं, इसका टॉप व्यू लेके चलते हैं। तो यदि हम देखें इसका टॉप व्यू, यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं,
टॉप व्यू देखें तो क्या होगा, देखो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्या दिखेगा, किसी एंगल थीटा पर घूम गया मान लेते हैं, ठीक है, कंसिडर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है। पहले हम इसको रोटेट करवा दें, मान ले तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे इस तरह है, और ये रोटेट करके आ गया इस प्रकार से। पहले ऐसे था, अब ये देखो टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसे ऐसे घूम जाएगा ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा, देखो ऐसे। पहले कैसे था ये, पहले ऐसे था ये, अलोंग ही तो था, पहले ऐसे था, और अब ये घूम करके ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो आर्म्स हैं ये नीचे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये जो नीचे वाली भुजाएं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हम इसका टॉप व्यू लेके चल रहे हैं, ऐसे ऊपर से घूम गया ऐसे। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चल रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस पर जो फोर्स ऐसे लग रहा है F1, तो यहाँ पर भी भाई लगे तो इस पूरी भुजा के ऊपर, इस पूरी साइड के ऊपर फोर्स F1 लग रहा है ऐसे, तो मैं ऐसे शो कर दूं इसको कि जो फोर्स लगेगा वो F1 लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगी, ये घूमेगी जरूर, लेकिन फोर्स तो वैसे उसी डायरेक्शन में लगेगा बाहर की ओर। कितना लगेगा, आई बी बी स्मॉल बी, ये वाली, और ये अंदर की ओर यानी ऐसे, ये लगा, यानी आई बी बी लगा कि नहीं लगा, अजी बिल्कुल लग गया। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आई वांट टू डिस्कस, यहाँ पर देखो कि एक कॉन्सेप्ट आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की। क्या कॉन्सेप्ट आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो भी हम बता देते हैं आपको हल्का सा। देखो जैसे डायपोल मोमेंट होता था ना, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। डायपोल मोमेंट क्या बताता है, में उसकी डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ए physical quantity that is associated with a dipole and it denotes the strength of any dipole. स्ट्रेंथ कैसे दिखाता है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ये होता है नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज क्यू क्यू, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड डिस्टेंस इनके बीच की डी है, तो इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्यू इंटू डी होगा। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यही तो होती है, बिल्कुल। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो हम मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर डायपोल मोमेंट बोलते हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। किसी मैग्नेट के लिए, कोई मैग्नेट है, ठीक है जी, और ये अपने पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ जो पोल है वह एज ए नेगेटिव ट्रीट करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव बाहर से आती हैं, ऐसे बाहर निकलती है, और यहाँ पर भी क्या होती है, बाहर निकलती है, तो एज ए ये पॉजिटिव का ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो डायपोल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो डायपोल स्ट्रेंथ होगा एम। जैसे यहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ पर इसकी डायपोल स्ट्रेंथ होता है, यानी ये हो गया माइनस का एम, ये प्लस का एम हो गया, तो एम, और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखेंगे इसमें इफेक्टिव लेंथ वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वो तो आगे। तो एम वेक्टर हो जाएगा एम इंटू डी। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ होगी। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए मैग्नेट, और ये डायपोल मोमेंट फॉर ए इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब ये हो गया, चलो सही बात है। अब क्या एक बात मैं बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्या कोई जो अपने पास लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, क्या ये भी एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये जो डायपोल है, सॉरी, क्या ये जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, क्या ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्या ये मैग्नेट बन जाता है, क्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सिमिलर होती हैं किसी मैग्नेट के कारण, बिल्कुल जी
ऐसे ही तो होता है यार, इसके ऐसे आता है, नहीं आता, ऐसे आता है, ऐसे आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। तो क्या ऐसा इसलिए भी ऐसे ही तो आएगा यार, ऐसा ही तो आता है। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सिमिलर आती हैं इसकी। अब यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम ट्रीट करते हैं एम वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब तुम बोलोगे यहां ऐसे क्यों हो गया, एम इंटू डी आता था, यहां पर पोल स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि यहां पर पोल्स नहीं है, यहां पर करंट है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आई आ जाएगा, और कितना एरिया है वो एरिया आ जाएगा आई इंटू ए, आई इंटू ए। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पुट यूर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर चूज करना है। नहीं समझे? जैसे मैं बात करूं कि मान लो कि कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है, यहां पर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, और इसका एरिया ए है, ये वाला जो एरिया, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ना, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो मैग्नेट के लिए जो प्रॉपर्टी हम मैग्नेटिक मोमेंट जो शो करवाते हैं, जो दिखाते हैं, तो क्या इसके लिए भी होगा? बिल्कुल होगा। वो कितना होगा? वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट, वो हो जाएगा आई इंटू ए। एरिया वेक्टर, एक वेक्टर एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो दो तरह से एरिया में, एक तो ऊपर की ओर एरिया ले सकते हैं, नीचे की ओर, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा लेना है, हमें वो एरिया लेना है जिसमें हम करंट की डायरेक्शन में अपने उंगलियां रखेंगे और जो थंब है वो एरिया वेक्टर को शो करेगा। तो ये जो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इन बातों को आप थोड़ी देर के लिए ध्यान रखो, क्योंकि आगे हमारा काम आएगा, अभी इसी में काम आएगी, ठीक है? तो ये बताना जरूरी था। याद रखो कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा आई इंटू ए, डायरेक्शन वो लेंगे, कैसे लेंगे एरिया वेक्टर की, वो एरिया वेक्टर लेंगे जिसमें जिसके लिए हम क्या करेंगे, करंट जो है, करंट की डायरेक्शन अपनी उंगलियों को रखेंगे, थंब जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा, बिकॉज देर आर टू डायरेक्शंस विच कैन वी कैन कंसिडर फॉर एन एरिया, ठीक है? तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए, याद रखो एक बार के लिए, समझ गए? अब यहाँ पर आओ, वापस से भूल जाओ जो भी पढ़ाया अभी एक बार के लिए। हम क्या कर रहे थे कि जी बिल्कुल हम टॉप व्यू देख रहे थे, टॉप व्यू देख रहे थे, हम टॉप व्यू क्या देख रहे थे, ऐसे घूम गया था ना, बिल्कुल टॉर्क फोर्स लगा तो घूम गया, बिल्कुल फोर्स लगा तो घूम गया। तो एक बात बताओ, क्या पहले ये जो कॉइल थी ऐसा था ना इसका? बिल्कुल था ऐसा, ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल ऐसा था। करंट कैसे फ्लो हो रही है? क्या करंट ऐसे फ्लो हो रही है? बिल्कुल। अब कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, क्या वो, अभी अभी हमने बताया, क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? बिल्कुल करता है। और मैग्नेट के करस्पॉन्डिंग हम अपने पास डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इस टाइम जब वो रोटेट नहीं करा, स्टार्टिंग है, तो क्या करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखेंगे, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, ऐसे ऐसे स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग में ऐसे। लेकिन जैसे थोड़ी देर घूमा, घूम करके ये जो कोइल है वो ऐसे आ गई, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड तो ना रोटेट कर रहा है, कोइल रोटेट कर रही है, कोइल रोटेट करेगी तो उसका एरिया भी रोटेट करेगा, एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा, और एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखना जरा, ध्यान देना। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे? ये क्या मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। नहीं समझे क्या तुम लोग? इतनी बात समझे? बिल्कुल जी, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे तो होगा, क्योंकि ये जो ये ऐसे स्लेब है, ये क्या है, ऐसे है, ऐसे होगी नहीं होगी? ऐसे होगी, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे तो आएगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। और हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है, एम और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इतनी बात समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, पहले ये कोइल ऐसे थी, उसका एरिया वेक्टर ऐसे था, घूम गया तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन वो भी ऐसे हो जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट और थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल जी आती है। अब मुझे निकालना टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? अभी अभी हमने बताया जो टॉर्क होगा, टॉर्क जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स की वैल्यू रख दो, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आई बी बी। ठीक है, टॉर्क के लिए अपने पास फोर्सेस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, इक्वल ना भी हो तो भी रोटेट हो जाएगा, लेकिन उनके लिए कंडीशन एक। तो आई बी बी हो गया, फोर्स हो गया। उन फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है देखो तो जरा। इस फोर्स की मैं बात करूं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे तो है इस प्रकार से, ऐसे, और ये वाला जो फोर्स है ऐसे, इनके बीच इन फोर्सेस की, ऐसे फोर्स, इन फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी तो आएगी, ऐसे आएगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, ये हाफ है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई, a/2, ये a/2 है, ये भी कितना है, a/2 है। अच्छा जी, अब थीटा की बात करते हैं। देखो ये थीटा है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो a/2 कोस थीटा, ये हो जाएगा a/2 साइन थीटा। ठीक है, ये a/2 साइन थीटा आया, इतना a/2 साइन थीटा आया। ठीक है ना, अपने पास ये वाला। ठीक है, और अपने पास इनके बीच की अपने पास डिस्टेंस, ठीक है, a/2 अपने पास साइन थीटा, a/2 कोस थीटा, ये a/2 साइन, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें तो ये निकालनी है ना, हमें तो ये निकालनी है भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो a, और ये हो गया थीटा, तो ये वाली a/2 कोस थीटा, a/2 साइन थीटा, तो ये आएगी a/2 साइन थीटा। और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है देखो, यहाँ से भी, यहाँ से कितना हो जाएगा एंगल, ये वाला भी कितना, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/2 साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा a/2 साइन थीटा। ठीक है ना, a/2 कोस, कोस 90 माइनस थीटा कितना, a/2 साइन थीटा, और टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो a साइन थीटा हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी a साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन थीटा होगी। तो जो टॉर्क आएगा ना वो कितना आ जाएगा, आई ए बी बी साइन थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं, ठीक है, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया, आई ए बी साइन थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो ये सिंगल टर्न की बात की हमने, n इक्वल टू 1 टर्न है, ये जो वायर है वो केवल एक टर्न में है। मान लो n टर्न्स हो तो, n टर्न्स हो तो क्या होगा, n टर्न्स हो तो जो टॉर्क है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स की बात करूं, n टर्न्स में करंट भी n गुना हो जाएगी, तो जो टॉर्क लगेगा वो भी n टाइम्स हो जाएगा। तो टॉर्क जो हो जाएगा वो होगा n आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या जो मैग्नेटिक मोमेंट है m, हम जानते हैं क्या, जो m जो होता है वो i इंटू ए, लेकिन यहाँ पर n टर्म्स है तो n i हो जाएगा। अब ये भी हमने बताया, चर्चा की है, m इक्वल टू एन आई है, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हम रख देंगे एम बी साइन थीटा। क्या रख दिया, एम बी साइन थीटा। तो ये अपने पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी वेक्टर। क्या मैं इसको वेक्टर टर्म्स में लिखूं तो क्या टॉप वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फाइनली कंक्लूजन हमें निकला, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया अपने पास टॉर्क। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल, रेक्टेंगुलर लूप, व्हाट एवर यू वांट टू से। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है जी, अच्छा लगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टॉर्क हो गया। ध्यान रखना जो एंगल है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब यहाँ से आप देख सकते हो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा,
जब थीटा 90 डिग्री हो तभी तो होगा। 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, साइन 91 होता है। और मिनिमम कब होगा? जब जीरो, थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। मतलब ये कि वो जो कोइल है, ठीक है ना, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, जल्दी से घूम करके आएगी, जल्दी से घूम कर आएगी और वैसे हो जाएगी। ऐसे होते ही क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो वो ऐसे ही रह जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास हम कर सकते हैं ऐसे ऑसिलेशन करवा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बहुत सारे। तो यहाँ पर जो ऐसा था, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा था और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90 था, और तुरंत जो टॉर्क लगेगा फोर्सेस के कारण वो घूम करके वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। तो ये था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप या रेक्टेंगुलर कोइल, ठीक है। और फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है 0, बट टॉर्क 0 नहीं होता। ये अच्छी बढ़िया, ऐसा सा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल था बस वो भी ऐसा ही था, घूम करके उसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। बिल्कुल, ये हो गया अपने पास चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, यहां तक ये हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास आता है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसी की एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि वो इसी की एप्लीकेशन यूज होती है उसमें, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। पहले एक बार इसको नोट करेंगे फिर देखते हैं। तो ये अपने पास होता है फिनिश कंप्लीट डिस्कशन अबाउट टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उसकी हम डेरिवेशन करेंगे, उसकी क्या यूजेज है वो भी बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो टॉपिक आता है वो उनका कन्वर्जन करेंगे, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपने पास टॉपिक होगा और फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो जो टॉपिक है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर उसको सेपरेट लेक्चर में करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। फिर उनकी सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका डेरिवेशन भी करेंगे, उसका जो डायग्राम है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।